चलो 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 चलो। Now, in the previous class we have talked about moving coil galvanometer. Today we will talk about how the work done is rotating the magnetic dipole. Work done in rotating a magnetic dipole. एक मैग्नेटिक डाइपोल को रोटेट कराने में, एक मैग्नेटिक डाइपोल को रोटेट कराने में कितना वर्क डन लगता है। ठीक है, अगर आप लोग को याद हो, एक देखो, अगर आपको याद हो टॉर्क, टॉर्क जो आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, दैट इज एम बी साइन थीटा। क्या ये बात सबको मालूम है बेटा? मालूम है? बोलिए। यस सर। यस, सिर्फ यशिका को मालूम है और किसी को नहीं मालूम है। क्यों? नाउ अगर आप लोग को वर्क डन का फॉर्मूला याद हो, बचपन में या फिर 11th क्लास में हमने पढ़ा था, वर्क डन जो होता है वो फोर्स इंटू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। इसी तरह जब रोटेशनल में हम लोग वर्क डन निकालते हैं तो वो टॉर्क इंटू क्या होता है? थीटा होता है। याद है? जहां पे ये क्या है? टॉर्क है, और ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और ये डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर हमने एक मैग्नेट को या फिर एक डाइपोल को, एक मैग्नेट को या फिर एक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, जैसे कि ये देखो, ये सब कुछ हमने पढ़ रखा है। अगर मैं इधर में आपको दिखाऊं तो मैंने बताया था कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसके यहाँ पे आपने एक मैग्नेट रखा या फिर डाइपोल रखा, तो ये क्या होगा? ये रोटेट करता है, ये रोटेट करता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है और ये रोटेट होगा। एंड इफ इट इज रोटेटिंग देन देयर विल बी सम वर्क डन। तो वही वर्क डन हम लोग बेटा कैलकुलेट करने वाले हैं। हम लोग वही वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, dw वर्क डन, स्मॉल वर्क डन इज इक्वल्स टू, ठीक है, हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे mb sin थीटा इंटू डी थीटा, इंटू डी थीटा। कर सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। लेट अस टेक, स्टार्टिंग में जो एंगल था वो थीटा 1 था, स्टार्टिंग में जो एंगल था वो थीटा 1 था। दिस एंगल इज ऑलवेज फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, और रोटेशन के बाद एंगल कितना हो गया? थीटा 2 हो गया। ठीक है, ठीक है या नहीं? ठीक है, तो इंटीग्रेट करो जल्दी से इसको। यहां से जो वर्क डन आएगा बेटा वो क्या आएगा? दैट विल बी mb कांस्टेंट इंटीग्रेशन, सॉरी mb इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। क्या ये इंटीग्रेशन हो सकता है? हो सकता है या नहीं हो सकता? तो यहां से आप लोग वर्क डन निकाले, तो यहां से जो वर्क डन आएगा वो mb साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा? विकास, साइन थीटा का इंटीग्रेशन बोलो। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आएगा? दैट विल बी माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। तो वर्क डन अगर आपको निकालना होगा तो आप माइनस भी बाहर ले लो, माइनस एम भी ले लो, यहां पे आ जाएगा अपर लिमिट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। एम आई राइट और नॉट? बोलो। यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये इंटीग्रेशन तो आता ही होगा बेटा। नाउ अगर आप इसमें और मॉडिफाई कर देंगे तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा दैट विल बी, देखिए ये एम बी अगर अंदर नेगेटिव ले जाओगे इट विल बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। बोलिए बेटा, समझ में आया या नहीं समझ में आया? आया या नहीं आया?
Yes, sir. अब यहाँ पे θ1 और θ2 ध्यान देना, θ2 और θ1 क्या है? θ1 जो है वो इनिशियल एंगल है, इनिशियल, और θ2 यहाँ पे फाइनल है, θ2 फाइनल है, मतलब स्टार्टिंग कहां से हुआ और किस एंगल पे जाके ये कितना रोटेशन हम लोग ले रहे हैं। मतलब कि मान लीजिए, अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए ये ऐसे रखा था, ये डाइपोल यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है, और ये घूम के, ये रोटेट के होके घूम के इतना हो गया, इतना हो गया। तो स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका एंगल कितना था? आप बोलोगे स्टार्टिंग में जो एंगल था वो 0 था, और बाद में कुछ एंगल हो गया, इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल जो हो गया वो θ2 कुछ थीटा हो गया। एनी प्रॉब्लम? मैं कह रहा हूं कि एकदम हॉरिजॉन्टल रखा हुआ था, हॉरिजॉन्टल से थोड़ा रोटेट हो गया, तो जब हॉरिजॉन्टल था इट वाज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और उस समय एंगल 0 ले लो, और जैसे ही रोटेट हुआ उस एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया। तो यहाँ पे अगर इतने में वर्क डन निकालोगे, देन दैट वर्क डन कैन बी रिटन एज mb cos θ1। cos 0 कितना होता है? cos 0 होता है 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. ये कब होगा खुशबू, काजल, ये कब होगा? जब स्टार्टिंग वाला एंगल, बेटा क्या लोगे? जब स्टार्टिंग वाला एंगल बोलोगे 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा, और ये एंगल हर बार बता रहा हूं, दिस थीटा इज एंगल इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डाइपोल वेक्टर, और डाइपोल होता है अलोंग साउथ टू नॉर्थ। एम आई राइट? Yes, sir. चलिए, अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक छोटा सा फॉर्मूला और यूज कर सकते हो। क्या 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? क्या 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2? क्या ये बात मालूम है आपको? ट्रिग्नोमेट्री अगर Yes, आपने sir. पढ़ा हो तो 1 माइनस कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला भी कहते हैं। तो वर्क डन कैन ऑल्सो बी रिटन एज mb को ऐसे रहने दो, और 1 माइनस कॉस थीटा को लिख दो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। राइट? क्या बात समझ में आ गई विनय, विकास? आ गई? अब यहाँ पे एक चीज, अब बच्चों वाली गलती मत कर देना। क्या राधिका, अंजलि, सब लोग देख, इस 2 से इस 2 को कैंसिल मत कर देना बेटा। कर सकते हैं क्या ये? नो सर। अरे कर मत देना यार, ये रेडियन में है, ये एंगल के अंदर है, ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है? चलिए, अब आपको मालूम है यही जो वर्क डन होता है, यही जो वर्क डन होता है, यही वर्क डन आपका स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी, यही वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग लिखते हैं U से। तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल। एक मैग्नेटिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? ठीक है, बोलिए, कोई प्रॉब्लम? No, sir. नाउ अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी आप देखिए, पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो? देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल डिफाइंड एज वर्क डन, देखिए कैसे डिफाइन होगा, वर्क डन in rotating the dipole from direction perpendicular to the given direction। मतलब अगर आपको वर्क डन निकालना है किसी भी चीज का, लेट अस टेक यहां से, अगर आपको मान लीजिए ये आपका मैग्नेट था या फिर डाइपोल था, ध्यान से देखना, ज्यादा कुछ है नहीं,
ये था डाइपोल हमारा, ये स्टार्टिंग में कितना एंगल बना रहा था, थीटा बना रहा था, स्टार्टिंग में थीटा बना रहा था। कुछ देर बाद मैंने क्या बोला, ये परपेंडिकुलर हो गया, मतलब कुछ देर में एंगल कितना हो गया इसका, 90 डिग्री हो गया। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो हमें निकालना पड़ेगा चेंज इन वर्क डन, चेंज इन वर्क डन। और अगर आपको चेंज इन वर्क डन निकालना आता है तो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग। तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी स्टोर निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर निकालना है तो वर्क डन व्हेन व्हाट, जब एंगल थीटा था, माइनस वर्क डन व्हेन द एंगल कितना हो गया, नेगेटिव हो गया, 90 डिग्री हो गया, सॉरी 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री पे वर्क डन निकालो और थीटा पे वर्क डन निकालो। व्हेन थीटा इज, जब कोई भी एंगल थीटा है तो वर्क डन अगर निकालोगे जीरो से थीटा में, जीरो से थीटा जब रोटेट होता है तो वर्क डन क्या ये आता है बेटा, यही आता है ना, यही तो किया था हमने कि एक एंगल हमने 0 डिग्री ले लिया था, जीरो से थीटा जाने में, मतलब जीरो से थीटा जाने पे यहाँ पे वर्क डन क्या आया, और फिर 90 डिग्री जाने में जो वर्क डन आया वो, अब इन दोनों वर्क डन को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। बोलिए, कोई प्रॉब्लम नाउ? No, तो sir. जब थीटा, जब देखो 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 कैसे, जब ये थीटा डिग्री रोटेट किया होगा, देखो ध्यान से मैं समझा दे रहा हूं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है। जब ये थीटा डिग्री रोटेट किया होगा तो वर्क डन कितना हो गया होगा, यहां से थीटा जाने में वर्क डन आपका कितना हो गया, एम बी 1 माइनस कॉस थीटा, यही आ गया। और जब ये पूरा 90 डिग्री हो गया, मतलब पूरा 90 डिग्री हो गया तो वर्क डन कितना हो गया, ऐसे। अब यहां से आप बोलोगे ये 0 से 90 डिग्री जा रहा है तो वर्क डन निकालने के लिए टॉर्क को थीटा से 90 डिग्री तक इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो एम बी आएगा। आप चेक कर सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो, ये एम बी होता है, याद करो, एम बी इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यही था। और यहाँ पे थीटा 1 क्या था, 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है, ठीक है। और माइनस कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो वर्क डन कितना आ गया एम बी, और यहाँ पे वर्क डन आ गया, कितना आ गया वर्क डन, समझ में आ गया। तो यही वैल्यू यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो थीटा पे कितना आया, एम बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा माइनस एम बी। तो सिंप्लीफाई करिए तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, क्या बचेगा पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा एम बी माइनस एम बी इंटू कॉस थीटा माइनस एम बी। तो दिस विल बी गेट कैंसिल्ड आउट। तो यहां से आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालना है, इट विल बी माइनस एम बी इंटू कॉस, माइनस एम डी इंटू कॉस थीटा। एंड और क्या ध्यान देंगे इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये पोटेंशियल एनर्जी है, सो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, और इसका जो यूनिट होगा वो जूल में आएगा, एनर्जी है जूल में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर आपको, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट विल बी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव ऑफ m डॉट बी, m डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट मालूम है आपको कैसा होता है, स्केलर होता है। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया, आ गया, बोलिए। यही पोटेंशियल एनर्जी Yes. बेटा, अगर आप लोग को याद हो ना थोड़ा बहुत, यही पोटेंशियल एनर्जी जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वहां पे आता था P इंटू कॉस थीटा, वहां पे भी हमने पढ़ा है P डॉट E, देख लेना। यहाँ पे P जो होता था वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता था, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। बोलिए,
कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी नाउ, अभी पूछ लो। चलिए, तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया और वर्क डन निकाल लिया। पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे माइनस एम बी इंटू कॉस थीटा, और या फिर माइनस एम डॉट बी। और अगर आपको वर्क डन निकालना है तो वर्क डन लिखोगे आप एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब ये थीटा 1 ध्यान देना इनिशियल एंगल था और थीटा 2 क्या था? फाइनल। अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल लगोगे तो बाहर नेगेटिव है, देख लो। और अगर थीटा 0 से स्टार्ट होगा, 0 से थीटा तक, तो ये वाला यूज कर लोगे आप। वर्क डन है तो इसका भी यूनिट क्या होगा? जूल होगा। वर्क डन का पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट हमेशा क्या होता है बेटा? जूल होता है। समझ में आ गया ना? तो अगर हमारा देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी जो आ रहा हमारा आया वो एम बी इंटू साइन थीटा आया, सॉरी एम बी इंटू कॉस थीटा आया, माय मिस्टेक, एम बी इंटू कॉस थीटा आया। अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम और मिनिमम, अगर आप मिनिमम बोलोगे तो मिनिमम क्या बोलोगे? इट विल बी, बोलो मिनिमम 0 होगा या माइनस एम बी होगा? अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपका दूर कर दूं। सबसे पहले ध्यान देना, ये पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका ये वेक्टर नहीं होगा। तो इसका जो नेगेटिव होगा दैट विल बी द मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे अगर मिनिमम निकालोगे ना, दैट विल बी माइनस एम बी, और यहाँ पे इसका जब मैक्सिमम निकालोगे तो दैट विल बी एम बी। ये कब होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू, बोलो कब होगा ये? और ये कब होगा 90 degree. थीटा इज इक्वल्स टू? बोलो बोलो जल्दी बोलो। ये -1 कब आएगा? cos थीटा -1 कब देता है? 180 डिग्री पे -1 देगा। और +1 कब देगा? +1 कब देगा? cos 0 पे 1 देगा। तो जब 0 डिग्री होगा, जब 0 डिग्री होगा मतलब पैरेलल होगा, उस समय जो उसके पास एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी। और मिनिमम एनर्जी 0, देखो 0 से भी कम होगा। क्यों बोल रहा हूं 0 से कम होगा? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होगा ये। लेकिन टॉर्क में हम लोग ऐसा नहीं करते थे। मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं। टॉर्क में लिखते थे हम लोग m क्रॉस b, और ये होता था mb इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे एक मैं लिखता था मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू mb, ठीक है? क्योंकि नेगेटिव अगर लिखोगे तो नेगेटिव अगर एक वैल्यू और आ सकता है यहाँ पे -mb। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये टॉर्क जो है ना बेटा वेक्टर क्वांटिटी है। ये माइनस साइन यहाँ पे सिर्फ ये बताता है कि जो रोटेशन होगा, ये टॉर्क जो डायरेक्शन होगा वो इसका उल्टा होगा। तो यहाँ पे अगर आपसे मिनिमम पूछेगा तो 0 बोलोगे, और मैक्सिमम पूछेगा तो mb बोलोगे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में पूछेगा तो ये स्केलर है, तो यहाँ मिनिमम बोलोगे -mb और मैक्सिमम बोलोगे mb। ये 0 डिग्री पे हुआ, ये 180 डिग्री पे हुआ, और अगर थीटा 90 डिग्री ले लोगे तो उस समय जो एनर्जी होगी वो 0 होगी, वो 0 होगी, लेकिन वो मिनिमम नहीं होगी, मिनिमम होगी -mb। ये क्यों डिफरेंस आया? बिकॉज एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। इसका जो नेगेटिव होता है वेक्टर का, ये सिर्फ बताता है कि डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। आ गई बात समझ में? Yes, sir. सारी कहानी समझ में आ गई। पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन और टॉर्क तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क एंड वर्क डन। ओके, कोई प्रॉब्लम बेटा? No, sir. ओके, तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हुआ वर्क डन और हमारा पोटेंशियल एनर्जी,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ पे नहीं, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ ये गोल्डन की पॉइंट्स है, एक बार ध्यान दे देना इस पे आप लोग। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। ये बिगनर्स बॉक्स देखो 8 पे आ गए हैं, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं सिलेबस पे, लेकिन आप लोग होमवर्क नहीं करते हो। अभी 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 मैं पूछूंगा तो कुछ लोगों का बिगनर्स बॉक्स 5 तक हुआ है, कुछ लोगों का 6 तक हुआ है। इसको कंप्लीट करिए, और एक दिन जब सबका कंप्लीट होना बेटा तो मुझे बता दो, मैं सारे डाउट्स ले लूंगा। ओके, नाउ नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अ न्यू टॉपिक। एक नया टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। व्हाट इज दैट न्यू टॉपिक? दैट न्यू टॉपिक इज एटॉमिक मैग्नेटिज्म। एटॉमिक, एक एटम के अंदर कैसे मैग्नेटिज्म आ सकता है, हाउ देयर विल बी अ मैग्नेटिक फैक्टर इन अ एटम। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, आप लोग को मालूम होगा ये चीज, क्या मालूम होगा? देखिए एक चीज तो मालूम है कि एक एटम है, और इस एटम में बीच में न्यूक्लियस होता है, और इसके साइड साइड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया ये इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पे बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल जनरली हम लोग पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और दोनों का जब सम करते हैं दैट दे आर आल्सो नोन एज, दोनों एक साथ कहते हैं, दोनों को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। दोनों को एक साथ कहते हैं हम लोग न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी पार्टिकल होते हैं, क्या वो Z के बराबर होगा बेटा? Z, व्हाट इज Z? बोलो Z क्या है आपके लिए? Z इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, यस। Z से एटॉमिक नंबर लिखते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका? अरे बताओ ना, एटॉमिक नंबर होता क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स। अच्छा, चलिए, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए हमारे एटॉमिक नंबर, ठीक है। अगर मैं इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और अगर न्यूट्रल रहता है तो उसमें हम लोग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह देते हैं। अब सुनिएगा, अब सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सपोज इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कौन सा डायरेक्शन लिया मैंने लिया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मैंने कहा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा करंट का कॉन्सेप्ट लगाओगे ना यहाँ पे, करंट का कॉन्सेप्ट, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में है तो क्या आप ये अज्यूम कर सकते हो कि अगर करंट फ्लो होता तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाता? क्लॉकवाइज होता या नहीं होता? क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, करंट का जो डायरेक्शन होता है उससे जस्ट अपोजिट होता है। एम आई राइट? यस सर। तो आप यहाँ पे अंजलि, राधिका, ध्यान से सुनो, आर्यन, तो पिछला कॉन्सेप्ट यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। पिछला कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप है, अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप है तो क्या ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है या नहीं करता है? यस सर। यस अगर सर। एक करंट कैरिंग लूप है, आप बोलोगे यहाँ से क्लॉकवाइज दिख रहा है तो एक साइड साउथ पोल होगा, और जहां से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा वो नॉर्थ पोल होगा, एंड इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। एम आई राइट और नॉट? यस सर। तो ये जो आपका जो ये एटम है ना बेटा, ये जो एटम है, न्यूक्लियस है, ये जो एटम में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इट इज सिमिलर टू अ करंट कैरिंग लूप। इट इज सिमिलर टू अ करंट कैरिंग लूप, और इसकी वजह से एटम के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं एटॉमिक मैग्नेटिज्म। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं एटॉमिक मैग्नेटिज्म।
एटम के अंदर मैग्नेट प्रोड्यूस हो रहा है। कैसे? उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप करंट का डायरेक्शन अज्यूम कर सकते हो, और अगर लूप में करंट फ्लो हो रहा है then it will behave like a magnet, then it will behave like a magnet. Am I right? हो गया यहां तक? Yes, sir. अब सुनिए, अब सुनिए, अब अगर कोई भी चीज ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहां पे आप कहते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होगा सर। अब सेंट्रीपिटल फोर्स होगा क्योंकि कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में मूव करती है, देयर इज सम फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी व्हिच इज रिस्पांसिबल सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो कैसे आएगा, सुनिए, यहाँ पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? Z एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो Ze होगा, और यहाँ पे जो चार्ज होगा वो E होगा। एक इलेक्ट्रॉन मैंने लिया, कोई प्रॉब्लम? No, sir. क्योंकि अगर आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या बराबर होता है, दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है, बस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। तो याद करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कहता है? क्या कहता है? दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या ये मालूम है राधिका, प्रियांशु, खुशबू, मालूम है ये? Yes, sir. Yes, sir. नाउ अच्छा, अगर आपको ये मालूम है तो सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखना इन दोनों के बीच में। यहाँ पे चार्ज है Ze और यहाँ पे चार्ज है E, इन दोनों के बीच में जो है रेडियस कहलाता है वो R। तो दोनों के बीच में अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखोगे, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी K Q1 Q2 मतलब K Ze into E अपॉन R स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? No, sir. एनी प्रॉब्लम? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यही फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम सके। और सेंट्रीपिटल फोर्स आपको मालूम है, आप सेंट्रीपिटल फोर्स को लिखते हो mv²/r। Am I right or not? बोलिए 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 बोलिए, जल्दी बोलिए। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम बेटा? अंजलि बेटा कोई प्रॉब्लम? No, sir. काजल, रोहित, चलो बेटा रोहित No. तो कुछ बोलेगा नहीं अभी। नाउ अब देखिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मींस के जेड, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv²/r। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? Yes, sir. इसी को हम लोग बोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट भी कहते हैं। अब ये बोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या होता है? अब जब आप एटॉमिक फिजिक्स पढ़ोगे तो और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, और डिटेल में बताऊंगा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने बराबर कर दिया किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। दिस इज आल्सो नोन एज बोर्स। बोर्स जिन्होंने एटम के बारे में बताया था, इसको हम लोग को कहते हैं बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट। फर्स्ट पोस्टुलेट ये एटॉमिक फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में जब आओगे तो और डिटेल में इसके बारे में बात होगी, तब इसका रेडियस सब कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। नाउ अभी मुझे और दूसरा जो पोस्टुलेट कहता है, ध्यान से सुन लो, दूसरा जो पोस्टुलेट कहता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम
रोटेशनल से आप उठा सकते हो। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, या फिर हम उसको कहते हैं MVR। MVR एंगुलर मोमेंटम इज MVR, जहां पे M क्या होता है? मास होता है, V वेलोसिटी होता है, और R क्या होता है? रेडियस होता है या फिर डिस्टेंस। अब सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इंटीग्रल मतलब ये जो n है यहाँ पे वो इंटीजर होता है। इंटीजर मतलब इसकी वैल्यू 1 2 3 4 होगा। यहाँ पे आपने एक नया टर्म सुना h, जो अभी शायद आपने नहीं सुना होगा, दैट h इज नोन एज अ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये दो पोस्टुलेट होते हैं। पहला पोस्टुलेट कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। L जो है यहाँ पे वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अरे बोलो, सही है यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर ये सही है तो मैं एक चीज और बता दूं। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? हमें बेसिकली बात करना है मैग्नेटिज्म के बारे में। तो अब हम लोग मैग्नेटिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहला टर्म ऑर्बिटल करंट। अगर इसमें करंट है तो कितना करंट है? मैंने बोला अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो अगर मूव कर रहा है तो वो करंट होगा। तो करंट वो कितना करंट होगा? दैट करंट वी कैन कैलकुलेट। देखिए, अगर आप लोग को करंट का डेफिनेशन मालूम है तो करंट को हम लोग लिखते हैं चार्ज बाई टाइम, Q बाई T। लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? लिखते हैं। Yes, sir. अब यहाँ पे जो चार्ज मूव कर रहा है दैट इज अ इलेक्ट्रॉन, दैट इज अ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे E रख दिया चार्ज की जगह, और टाइम की जगह एक टाइम पीरियड, एक सर्कल में कितना चार्ज होगा एक टाइम पीरियड के लिए कैपिटल T रख दिया। where capital T is the time period, time taken to complete one rotation, एक सर्कल कंप्लीट करने का टाइम हो गया, और E is the charge of electron। तो यहां से ऑर्बिटल करंट निकल गया। तो ऑर्बिटल करंट इज इक्वल्स टू E अपॉन T, where T is time period, where T is time period। Any problem? No, No, sir. sir. अब अगर देखो, अब यहां से देखना एक चीज और। अगर आपने टाइम पीरियड निकालना हो, टाइम पीरियड मतलब यहाँ जो कैपिटल टी लिखा है वो टाइम पीरियड मतलब एक सर्कल कंप्लीट करने का टाइम। तो टाइम पीरियड आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक सर्कल मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सर्कमफरेंस, दैट इज 2 पाई r डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। 2 पाई r डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? या फिर इसी Yes, टाइम sir. पीरियड को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, राइट। So similarly, we can say that current can be written as E divided by time period। और अगर टाइम पीरियड से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा E ओमेगा बाई 2 पाई, या फिर ये बराबर हो जाएगा आपका EV अपॉन 2 पाई आर के। ऑर्बिटल करंट अगर आपसे पूछेगा, यहाँ पे जो ये क्या है, I क्या है? ऑर्बिटल करंट, ऑर्बिटल करंट। इसी करंट की वजह से मैग्नेटिज्म आएगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। और क्या है? ये v तो वेलोसिटी है, r जो है r इज रेडियस, ठीक है। E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और भी कुछ पूछना है इसमें? बताओ, बोलो बेटा। No, sir. कोई प्रॉब्लम इसमें?
बोलो No, बेटा sir. कोई प्रॉब्लम? नाउ बेटा आज की क्लास यही एंड करते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं। आज की क्लास में एंड कर रहा हूं, आज की क्लास एंड हो गई है, आज यहीं तक पढ़ेंगे ऑर्बिटल करंट के लिए, ठीक है। बिगनर्स बॉक्स 8 तक कंप्लीट कर लेना, ठीक है। आज थोड़ा जल्दी छोड़ Yes, दिया, sir. आज की क्लास एंड करते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।